आज हाय एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में द्रव्य के बारे में देख लिया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये दीर्घम जीवितम अध्याय का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें आज हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। गुण के बारे में पढ़ेंगे, समवाय संबंध के बारे में पढ़ेंगे, कर्म के बारे में पढ़ेंगे, मूत्र के लक्षण पढ़ेंगे, 8 टाइप के मूत्र के लक्षण और दुग्ध के लक्षण पढ़ेंगे, और भी बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो बस आपको मेरे साथ साथ में चलते रहना है। एंड इसमें मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। समवाय संबंध क्या होते हैं और बाकी सारी चीज़ों को लेके भी आपके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू दिस। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में आप जो थर्ड पार्ट देखा होगा आपने, तो उसमें द्रव्य का लक्षण मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था। आज हम देखते हैं, एक तो मैं आपको टेबल बताना चाहती हूँ जिसमें हम पंचमहाभूत के गुण और कर्म एक साथ याद करेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम एक लिखना स्टार्ट करते हैं। आप एक टेबल बना लो। यहाँ पे हम सबके गुण लिखेंगे एंड देन हम कर्म लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ ही आप लिखते रहना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो पृथ्वी आती है पहले। पृथ्वी, पृथ्वी का गुण क्या होता है? गंध। ठीक है, उसमें एक गंध होती है, गंध उसका वो है। और कर्म क्या है? गंध को उत्पन्न करना, गंध उत्पन्न करना। ठीक है, ये पृथ्वी का कर्म है। ये पहला हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है? जल। ठीक है, जल का गुण क्या होता है? शीत होता है। ठीक है, जल जो होता है वो शीत होता है। और उसका क्या कर्म होता है? पिंडीकरण करना, पिंडीकरण। ओके, सॉरी, पृथ्वी हमारा देख लिया था हमने। ओके, जल हम देखते हैं। जल का गुण था शीत और कर्म क्या था? पिंडीकरण करना, पिंडीकरण करना। ठीक है, ये क्या करता है? पिंडीकरण करता है, ठोस बनाता है चीज़ों को। ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं जो उनको लिक्विड पार्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करना, पिंडीकरण करना। ठीक है, ये जल का काम होता है। फिर आएगा तेज। तेज क्या करता है? तेज मतलब कि अग्नि। हाँ, तेज के बारे में देखते हैं। तेज मतलब कि अग्नि। इसका गुण क्या है? उष्ण गुण है। और ये क्या करती है? जलाती है, तो इसका काम क्या है? जलाना। ठीक है, वायु देखते हैं। वायु, वायु का गुण क्या है? स्पर्श गुण है। ठीक है, स्पर्श। और ये काम क्या करती है? सुखाना। आपको भी पता है वायु बहुत रूक्ष होती है, ये सुखाने का काम करती है। ठीक है, ड्राइनेस लाने का काम करती है, तो इसका कर्म हो गया सुखाना। फिर लास्ट बचता है हमारा आकाश। ठीक है, आकाश का देखते हैं। आकाश, आकाश, सॉरी, आकाश का गुण होता है शब्द। ठीक है, जहाँ पे भी खाली स्पेस रहता है, आपको पता है वहाँ पे शब्द सुनाई देते हैं ना। ठीक है, आकाश में शब्द सुनाई देते हैं, तो उस तरीके से हम याद रखेंगे कि आकाश का गुण जो होता है वो शब्द होता है। और कर्म होता है अप्रतिघात। अप्रतिघात मतलब उसे छुआ नहीं जा सकता, अप्रतिघात। ठीक है, ओके, तो आकाश का शब्द गुण है और अप्रतिघात उसका कर्म है। तो ये हम समझ गए कि गुण क्या होता है और कर्म क्या होता है। ठीक है, गुण और कर्म के बारे में काफ़ी कुछ आपका विमर्श में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे विमर्श हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ना काफ़ी कुछ जो बताया गया है, जो मैंने आपको टेबल के थ्रू समझा दिया, वही चीज़ें यहाँ पे विमर्श में दी हुई हैं। जैसे जल के बारे में दिया हुआ है, वायु के बारे में दिया हुआ है, तेज के बारे में दिया हुआ है, उनके कर्म और गुण बताए हुए हैं, जो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू ही सिंप्लीफाई कर दिया था। आत्मा के बारे में बोला गया है, इसका गुण निर्विकार, अनादि, मध्य, निधन होना। ठीक है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, धर्म अधर्म आदि है। मतलब कि जो आत्मा होती है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हाँ, वो अनादि होती है। अनादि मतलब क्या होता है? जो कभी पैदा नहीं होता। ठीक है, वो पैदा नहीं होती है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। किसका? आत्मा का। ठीक है, तो वो निर्विकार होती है, उसमें कभी कोई विकार नहीं होता। ठीक है, आत्मा में कभी कोई दोष नहीं होते। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आत्मा जो है वो आपकी निरोगी रहती है, उस निर्विकार रहती है, उसमें कोई दोष नहीं होता। ठीक है, मन के बारे में बताया है। मन का अड़ुत्व और एकत्व गुण है। अगर मन का गुण पूछे तो क्या होता है? अड़ुत्व और एकत्व। ये सब आप पदार्थ विज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे इतना डीपली आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे। तो मन का अगर आपको गुण पूछे, मन के गुण क्या क्या है, तो मन के गुण है अड़ुत्व और एकत्व। जो मैं आपको टेबल बनवाई है मैंने आपको पंचमहाभूत वाली, उसमें मन के भी गुण ऐड कर देना, अड़ुत्व और एकत्व। अड़ुत्व मतलब कि कैसा? बहुत छोटा, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है अड़ुत्व। ठीक है, अणु है। और एकत्व, ठीक है,
ये दो चीज़ें आपके बारे में, मन के बारे में बोली गई हैं। हाँ, ओके। यहाँ पे भी एक श्लोक दिया गया है, चिंत विचार ऊह ध्येयम च संकल्पम च। ये मन के कार्य होते हैं, चिंत विचार्यम ऊह च ध्येयम संकल्पम एव च। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या क्या होता है ये आप सारी चीज़ें पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे, मन के सारे कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मन के गुण भी देख लिया आपने और मन के कार्य भी देख लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम गुण का लक्षण देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में गुण का श्लोक आ गया, समवाय तुनिश्चेष्ट कारणम गुणा। अब इनका एक एक हम तोड़ के पता करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, समवाय तुनिश्चेष्ट, समवाय मतलब जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो, ग्रहण करने में कारण, उसे गुण कहते हैं। तो पहले देखते हैं समवाय संबंध वाला हो, इससे क्या मतलब है। ठीक है, समवाय संबंध किसके साथ होता है, गुण का, द्रव्य के साथ। मैंने आपको आम का एग्जाम्पल देके बताया था ना कि आम जो होता है उसमें मान लो कोई गुड़ है, आम का गुड़ है एक, हाँ, और आम का गुड़ जो है वो हमेशा उसके साथ समवाय संबंध में रहता है। ठीक है, कभी उससे अलग नहीं होता। मतलब आम है, अमरूद है, सेब है, संतरा, जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके साथ उनका गुड़ हमेशा एडेड है, हमेशा उनके साथ वो उनका गुड़ रहेगा, वो कभी अलग नहीं होगा। हाँ, वो इनसेपरेबल है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, वो समवाय संबंध से रहती है। तो गुड़ क्या है, वो समवाय संबंध से रहना है। नेक्स्ट चीज़ है, चेष्टा रहित होता है। ठीक है, चेष्टा रहित होगा मतलब कि निश्चेष्ट है। समवाय तो निश्चेष्ट, निश्चेष्ट आता है चेष्टा रहित के लिए। हाँ, गुण जो है वो कभी कर्म नहीं करता है। कर्म कौन करता है, कार्य जो होता है वो कर्म करता है। ठीक है, गुण बस है, उसके अंदर रहता है। ठीक है, एक कोई द्रव्य है, द्रव्य के अंदर उसका गुण जो है, उसकी क्वालिटी, गुण मतलब उसकी क्वालिटी वो रहती है, पर वो कार्य नहीं करती है। कार्य जो होता है वो उसका कर्म करता है। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है कि वो निश्चेष्ट, कारणम गुणः। ठीक है, ग्रहण करने में कारण होता है। अब ग्रहण करने में कारण होता है, कोई भी चीज़ है आप उसको ग्रहण क्यों करते हो, क्योंकि उसमें एक गुण होता है। कभी भी कोई चीज़ जो गुण होता है वो हमें उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करता है। ठीक है, किसी की कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है तो उनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो उनकी क्वालिटीज़ को देख के। ठीक है, और कभी भी किसी की क्वालिटीज़ ही होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कारण भी कौन होता है, गुण होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ग्रहण करने में कारण होता है। कोई भी चीज़ अगर हम आम को ग्रहण कर रहे हैं तो उसके गुणों की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक पदार्थ विज्ञान में श्लोक भी पढ़ा होगा, गुणयते आमंत्रते लोक अनेन नीति गुणा। मतलब कि जो गुण होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरे श्लोक का मतलब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण के बारे में पता करते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, विमर्श में दी हुई हैं। आपने पदार्थ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पर मैं फिर एक बार आपको समझाऊंगी कि समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण क्या होते हैं। पहले हम समवाय को समझते हैं कि समवाय होता क्या है। कि जैसे हमने क्या बनाया, एक हमने कोई ड्रेस क्रिएट किया, ये ड्रेस क्रिएट किया। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज़ किए, फैब्रिक्स यूज़ किए। ठीक है, बिना उस फैब्रिक के वो ड्रेस जो है, जो ड्रेस पर्टिकुलर ड्रेस हमने बनाया वो कभी नहीं बन पाती। ठीक है, तो फैब्रिक क्या हुआ, उसका जो फैब्रिक है वो उसका समवाय संबंध हुआ। ठीक है, तो कभी भी समवाय संबंध का एग्जाम्पल देखा होगा आपने कि घट के घट, ओके, तो फैब्रिक क्या हुआ, इसका समवाय कारण हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फैब्रिक क्या है, इसका समवाय कारण है। और चीज़ें, आपने कोई घड़ा बनाया। ठीक है, आपने एक घट बनाया, एक घड़ा बनाया। ठीक है, अब घड़ा क्या है, घड़े में मिट्टी लगी है, तो मिट्टी क्या है, इसका समवाय कारण है। बिना उस मिट्टी के घड़े का निर्माण नहीं हो सकता था। बिना इस फैब्रिक के, बिना इस कपड़े के, इस ये वाली जो हमने ड्रेस बनाई उसका निर्माण नहीं हो सकता था। तो बिना जिस किसी चीज़ के वो वाली पर्टिकुलर चीज़ बन ही नहीं सकती। ठीक है, उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो उसके साथ समवाय होता है। ठीक है, उन दोनों का समवाय संबंध रहता है, अनसेपरेबल। ठीक है, तो उन दोनों का संबंध हो गया हमारा कौन सा, समवाय संबंध। अब हम देखते हैं असमवाय संबंध। ठीक है, अब हमने देखो, हमने जब कपड़ा बनाया था, ठीक है, तो कपड़े में क्या हुआ, ये फैब्रिक्स है। अब इन फैब्रिक्स में एक साथ में बॉन्ड्स बनी होंगी। ठीक है, ये फैब्रिक्स में बॉन्ड्स होंगी। हाँ, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है, असमवाय है। ठीक है, मतलब ये प्रधान कारण नहीं है वो कपड़ा बनने का। हाँ, ये जो है नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सबसे प्रधान तो था कि हमको कपड़े चाहिए थे, फिर नेक्स्ट असमवाय चीज़ है। ठीक है, कि उसकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या होती है, असमवाय कारण होती है। ठीक है, जो कार्य के साथ या कारण के साथ एक अर्थ में संवेद रहते हुए कारण हो। यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, पर जिस लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ उस लैंग्वेज में भी आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे पट का, आप यहाँ पे देखो, असमवाय कारण जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जैसे पट का असमवाय कारण तंतुओं का संयोग है। पट मतलब होता है कपड़ा, कपड़े को बनाने में तंतुओं का संयोग मतलब कि फाइबर्स, फैब्रिक्स का संयोग जो है वो उसका असमवाय कारण है। ठीक है, फैब्रिक का संयोग मतलब कि क्या, बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, तो बाइंडिंग फोर्स जो है वो असमवाय कारण है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं निमित्त कारण के ऊपर। निमित्त कारण क्या होता है कि अब हमने एक घड़ा तो बना दिया, हाँ घड़ा बना दिया, उनकी बाइंडिंग फोर्स भी हो गई, मिट्टियाँ अच्छे से जुड़ गई, वो सब हो गया, पर उसे बनाया किसने, उसको किसी कुम्हार ने बनाया होगा। ठीक है, ऐसे ही कपड़ा जो है, कपड़ा किसी टेलर ने बनाया होगा, किसी टेलर ने उसको सिलाई करी होगी। ठीक है, तो वो उसके निमित्त कारण होते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में वो जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो वो दिखते तो नहीं है, पर वो इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं उसको बनाने में। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो होता है वो निमित्त कारण है। हाँ, कि वो इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल है, पर वो फाइनल प्रोडक्ट में दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निमित्त कारण। तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर घट की उत्पत्ति में जो कुम्हार है वो कौन हुआ, उसका निमित्त कारण हुआ। पट की उत्पत्ति में जिसने सिलाई करी है वो उसका निमित्त कारण हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे कर्म के लक्षण में। ठीक है, कर्म के लक्षण का श्लोक देखते हैं। ओके, नीचे आओ। कर्म के लक्षण का श्लोक है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न्यान्यदुपेक्षते। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, संयोग में भी कारण होता है, किसी चीज़ के साथ संयोग में भी उसका उसका जो कर्म होता है वही कारण होता है। ठीक है, और वियोग में भी वही कारण होता है। संयोग और वियोग का कारण होता है और साथ में द्रव्य में आश्रित होता है। हाँ, कोई भी द्रव्य है, मैंने आपको आम का एग्जाम्पल लेके समझाया है ऑलरेडी कि कोई भी द्रव्य है उसके साथ उसका कर्म जो है उसमें समवाय कारण होता है। ठीक है, वो समवाय संबंध से रहता ही है। हम इस कर्म संयोग और विभाग के किसी एक अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो कर्म जो होता है वो केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। ठीक है, और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ क्रिया की अपेक्षा। क्रिया होगी तो कर्म होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया की अपेक्षा करता है, यहाँ पे ये बताया गया है। कर्म बेसिकली वही चीज़ होती है कि वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो। फिर यहाँ पे दो टाइप के वो बताए गए हैं कर्म, इहलौकिक और परलौकिक कर्म। ठीक है, इहलौकिक मतलब इस लोक में और परलौकिक मतलब आपको पता है परलोक में। ठीक है, इहलौकिक से ना क्या लिया जाता है, कर ओके अब देखो, संयोग और विभाग में कारण होता है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे वो संयोग और विभाग में कारण बन रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि संयोग और विभाग में कारण कैसे बना। कि अगर आपने एक बॉल ली, बॉल को ऊर्ध्व दृष्टि में फेंका, मतलब ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, तो उसी समय जब उसका आकाश के साथ संयोग हो रहा था तो उसका ज़मीन के साथ वियोग हो रहा था। ठीक है, जैसे जैसे वो एक चीज़ से जुड़ती जा रही थी वैसे वैसे वो एक चीज़ से टूटती जा रही थी। ठीक है, तो संयोग और विभाग में मेन रीज़न क्या हुआ, कर्म हुआ, क्रिया हुई। ठीक है, आपने कोई क्रिया की, आपने ऊपर की ओर बॉल फेंकी तो ही तो उसका ऊपर से संयोग हुआ और नीचे से वियोग हुआ। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं सदव्रत पालन। ठीक है, सदव्रत के बारे में आप पढ़ोगे आगे जाके इसी बुक में। सदव्रत के बारे में बस इतना बता देती हूँ मैं कि सदव्रत, देखो, सदव्रत का जब पालन करोगे आप अच्छी एक लाइफस्टाइल जियोगे, हर एक चीज़ बैलेंस फॉर्म में कर रहे हो, खाना पीना सोना सब आपका बैलेंस फॉर्म में है, तो आप अशुभ चीज़ों से हट रहे हो और शुभ लाइफस्टाइल की कामना कर रहे हो, शुभ चीज़ों के शुभ कर्मों को कर रहे हो। ठीक है, शुभ फल प्राप्त कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है आप शुभ चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हो, उसकी तरफ गमन कर रहे हो, तो उसी समय आप अशुभ चीज़ों से वियोग हो रहा है आपका, उससे हट रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी क्रिया की वजह से ही तो हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया ही कारण है अशुभ चीज़ों से वियोग होने का और शुभ चीज़ों से संयोग होने का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया क्या, आपका कर्म का। ठीक है, आई होप आप कर्म बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, गुण और कर्म के थोड़े से डिफरेंसेस बताए हुए हैं, आप पढ़ लेना। जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई है वही चीज़ें हैं, उससे कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे लौकिक कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। पहले मैंने आपको पदार्थ विज्ञान यानी कि वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग बताया था लौकिक कर्म के 5 भेद, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। यहाँ पे 3 भेद दिए हुए हैं, तो इन तीनों को भी देख लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। ठीक है, सत्प्रत्यय, असत्प्रत्यय और अप्रत्यय। ठीक है, सत्प्रत्यय क्या होता है? वॉलंटरी मूवमेंट, जो हम सोच विचार के करते हैं। ठीक है, ज्ञान पूर्वक अपने हाथ को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट, हम अपने हाथ को वॉलंटरी घुमा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, तो वो सत्प्रत्यय हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा औसत प्रत्यय। औसत प्रत्यय क्या है? कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अज्ञानपूर्वक, हम खुद का ज्ञान नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, रबड़ की गेंद को ऊपर फेंका गया तो वो पुनः नीचे गिर गया। ठीक है, तो वो गिरा कैसे? वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट था, हम उसको नीचे नहीं लाए, हमने ऊपर फेंका। बाय द टाइम वो अपना जितना भी टाइम उसको ऊपर क्रॉस करना था वो क्रॉस करके फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही नोट कर लेना, ये वॉलेंट्री मूवमेंट था, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट था जो आपने सोच विचार करके नहीं किया था। असत प्रत्यय में क्या है? ये केवल अचेतन होता है। ठीक है, अचेतन, इसका मतलब क्या है कि जैसे धनुष का एक बाण आपने छोड़ा तो वो दूर तक चला गया, मतलब आपने थोड़ी सी एक ड्राइविंग फोर्स तो लगाई, बट उसके बाद वो सारा काम खुद हो गया। ठीक है, तो ये असत प्रत्यय है। ठीक है, अचेतन होता है, मतलब ये खुद से हो रहा है। ठीक है, ये खुद से हो जाएगा कि आपने धनुष के बाण को छोड़ा और फिर वो दूर तक चला गया। ठीक है, तो ये असत प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका आता है, क्या नाम है इसका? धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। ठीक है, मतलब धातु को साम्य करना। ठीक है, जो हमारी धातुएं हैं, रस रक्त आदि, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, वो कहीं बढ़ तो नहीं गई, वो कहीं छीड़ तो नहीं होगी, क्योंकि वो ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन कर रही हैं। ठीक है, तो उन धातुओं को साम्य करना, उनका जो लेवल है वो बॉडी में मेंटेन रखना, ये काम होता है आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। आपको ये कैसे पूछ सकते हैं? जैसे चरक संहिता का प्रयोजन पूछ लिया तो भी यही श्लोक, अग्निवेश तंत्र का प्रयोजन पूछ लिया तो भी यही श्लोक, या फिर आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन पूछ लिया तो भी आपको यही श्लोक लगाना है, धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट, रोगों के त्रिविध कारण। ठीक है, काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्या ना चाहती च। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? काल बुद्धि इंद्रियार्था का, ठीक है, इन सब का योग, मिथ्या योग या अति योग। ठीक है, मिथ्या योग, न योग या फिर अति योग, ये सब हो जाए तो क्या होता है? रोगों के ये त्रिविध कारण होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। काल मतलब कि टाइम है, कोई भी टाइम ना हो अच्छा हो। ठीक है, आप टाइम के विपरीत जा रहे हो। ठीक है, कोई खाना कहीं खा रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हो, तो उससे रोग हो सकता है। बुद्धि आपकी सही काम नहीं करी, विपरीत डायरेक्शन में काम करी है, या फिर काम ही नहीं करी। विपरीत डायरेक्शन में काम करना मतलब कि मिथ्या योग हो जाना। ठीक है, न काम करना मतलब कि न, और अति योग मतलब कि ज़्यादा काम कर देना। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ऐसा हो रही है तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, मतलब कि वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो वो रोग का कारण हो सकती है। ठीक है, तो काल का, बुद्धि का और आपकी इंद्रियों का, ठीक है, आपकी जो पंच इंद्रियां हैं उनका, उनका अगर संयोग नहीं रहा, उनका या तो अति योग हो गया, या तो मिथ्या योग हो गया, या तो अयोग हो गया, इन तीनों से आपको रोग हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो रोगों का कारण होती हैं। ये 3 हेतु होते हैं। ठीक है, इनको हम त्रिविध हेतु भी कह सकते हैं, त्रिविध कारण या फिर त्रिविध हेतु, जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, त्रिविध हेतु भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आते हैं। देखो, मैं हर एक चीज़ आपको श्लोका के थ्रू करवा रही हूँ। आप काफ़ी सारे वीडियोस आप ऐसे देखोगे जिसमें श्लोका के थ्रू वो नहीं करवाते हैं, बट आप श्लोका के थ्रू करोगे तो आगे जाकर आपको पीजी में भी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। अभी आप जब फर्स्ट या सेकेंड ईयर में होते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि पीजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बट आप आगे जैसे ही जाओगे थर्ड और फोर्थ ईयर में, अपने क्लिनिकल ईयर्स में जाओगे, तो आपको पता चलेगा श्लोकाज इंपॉर्टेंट हैं, और श्लोकाज स्किप कर चलते जाना वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं हर एक श्लोका का मीनिंग समझा
समझा रही हूँ आपको, तो आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ही बताती रहूँगी मैं आगे। तो आप आयुर्वेदा स्टडीज़ ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे मेरा कोर्स परचेज़ करो। मैं आपको पूरी चरक संहिता जो पूर्वार्ध है, मैं आपके सारे स्थान कंप्लीट करवाऊँगी यूजी और पीजी दोनों के बेसिस से, तो वो आपके लिए भी काफ़ी सही रहेगा। और उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे। इवन टेस्ट जो मैं कंडक्ट करवाऊँगी उसमें मैं पूछती रहूँगी, और श्लोकास जितने मैं याद करवा सकती हूँ आपको विद इन द टाइम मैं याद करवा दूँगी। सो नेक्स्ट में हम आते हैं, रोग का आशय पढ़ते हैं। ठीक है, रोग का आश्रय क्या होता है? शरीर और मन, ये दो रोग के आश्रय होते हैं। ठीक है, तो रोग कहाँ पे हो सकते हैं? शरीर में हो सकते हैं और मन में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये टिक कर लें, योगस्तु सुखानाम कारणम समः। ठीक है, सुख का भी आश्रय यही मन और शरीर है और दुख का भी आश्रय यही है। ठीक है, अगर काल बुद्धि इंद्रियार्थों का समयोग है तो वो सुख का कारण होगा, अगर समयोग चल रहा है तो वो सुख का कारण है। ओके, बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। ठीक है, आत्मा रोग का आश्रय क्यों नहीं है? मैंने आपको आत्मा के बारे में पहले ही बताया था कि वो निर्विकार होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आत्मा रोग का कारण क्यों नहीं है। पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं। निर्विकारा परस्त्व आत्मा सत्वभूत गुणेरिंद्रिय चैतन्य कारणम मृत्यु दृष्टा पश्चयति ही क्रिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? निर्विकारा मतलब कि आत्मा जो है उसका कोई शेप साइज कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, परस्तत्व आत्मा मतलब कि पर होती है। पर मतलब क्या होता है? कभी भी कहीं चीज़ पर आ रही है तो वो श्रेष्ठ के लिए यूज हो रही है। मतलब निर्विकार मतलब कि कोई शेप नहीं होता, परस्त्व मतलब कि पर है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, चैतन्य कारणम, ठीक है, कॉन्शियसनेस का कारण है। ठीक है, चैतन्य में कारण, चैतन्य मतलब कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हमारी किस वजह से होती है? हमारी आत्मा की वजह से होती है। ठीक है, नित्यो दृष्टा पश्चति ही क्रिया, मतलब ये पूरी लाइन आत्मा के लिए ही दी है कि सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। ठीक है, जो भी हमारे संसार में चल रहा है वो देख रही है, वो हर एक क्रियाओं को अच्छे से तरीके से जगत का दर्शक है, वो देखती रहती है, हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ होती है उसको पर माना गया है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जब भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जो हमें कॉन्शियसनेस प्रोवाइड कर रही है, वो कभी रोग का कारण नहीं हो सकती, उसमें कभी रोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही हमारे आचार्यों ने बताया है कि आत्मा जो है वो रोग का कारण नहीं हो सकती, उसमें कभी रोग नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की आत्मा बताई गई है, पर आत्मा और जीवात्मा। ठीक है, पर आत्मा क्या होती है? भगवान की आत्मा। ठीक है, मतलब भगवान, हाँ, और जीवात्मा मतलब जो हमारे अंदर की आत्मा होती है वो। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़, दोनों चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, शारीरिक और मानसिक दोष के बारे में बताया गया। शारीरिक और मानसिक दोष का हम श्लोक पढ़ लेते हैं। काफ़ी बेसिक श्लोक है, आप कई सारी संहिताओं में पढ़ोगे आगे भी। वायु पित्तम कफश्चेति शरीरो दोष संग्रह मानसा पुनरिशिष्टो रजश्च तम एव च। ठीक है, मतलब वायु पित्त और कफ, हाँ, ये तीनों क्या है? शारीरिक दोष। और मानसिक दोष कौन से हैं हमारे? रज और तम। ठीक है, ये आपको पता होगा, बेसिक है, तो इसमें कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक अलग सा श्लोक दिया हुआ है, पित्त पंगु कफम पंगु पंगुव मलधातमा वायुना यत्र नियंतो तत्र गच्छति मेघवत। मतलब कि पित्त जो है वो पंगु है, कफ जो है वो भी पंगु है। ठीक है, मल और धातु, सारे मल, 3 प्रकार के मल और 7 प्रकार के धातु, वो भी सब पंगु है। बट जो वायु है वो ही सब चीज़ों को नियंत्रित करती है। वायु जो है उसमें चल गुण होता है, वो चल सकती है। ठीक है, तो वो अलग अलग